कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट आप में से हर पर्सन इनको जानता है। हम जो है पीछे क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस में, मैट्रिक एफएससी में ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह इनको पढ़ के आए होते हैं कि ए लेस देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है, इसका पर्पस क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप में से हर पर्सन जो है वो अच्छी तरह समझ सकता है कि इसका पर्पस ये है कि ए की वैल्यू जो है वो लेस है और बी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ए लेस देन बी है। अब प्रोग्रामिंग का अपना सिंटैक्स होता है, तो जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कहीं ए लेस देन और इक्वल टू लिखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस तरह से ये सिंबल यूज़ करना होगा, पहले लेस देन और फिर इक्वल टू लिखना होगा। ये नहीं है कि हम इस तरह लिख देंगे, इक्वल लिख दें और फिर उसके बाद आगे लेस देन लिखें, तो वो एरर आएगा, कंपाइलर हमारा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी है और ग्रेटर देन इक्वल टू जहाँ भी लिखना होगा तो पहले ग्रेटर देन आएगा और फिर बाद में इक्वल टू आएगा। नॉट इक्वल टू है तो हमने जो इक्वल है उससे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो लगा देते हैं, तो हमारे पास ये साइन बन जाता है, ये ऑपरेटर बन जाता है नॉट इक्वल टू का। तो अगर हम लिखें 5 और यहाँ लिखते हैं 6 तो ठीक है, हमारी स्टेटमेंट ठीक है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 6। और जहाँ हमने कंपेयर करना हो दो वैल्यूज को तो वहाँ पे ये ऑपरेटर यूज होता है हमारे पास इक्वल टू का, ए इज इक्वल टू बी। अगर याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इक्वल टू पढ़ा था, वो कौन सा ऑपरेटर था, जस्ट एक इक्वल लिखा जाए। सिर्फ अगर मैं लिख दूं कि n इज इक्वल टू 5 तो उस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जी, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, वो एक वैल्यू जो है वो दूसरे को असाइन कर रहा होता है। अगर हमने लिखा है n इज इक्वल टू 5 तो इट मींस कि जो वो वैल्यू 5 है वो वेरिएबल n के अंदर जो है वो उसको असाइन हो रही होती है। अब इन ऑपरेटर्स की आप सबको अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये वैल्यू इस साइड पे कम है, इस साइड पे ज्यादा है, तो इट मींस इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अगर हमने लिखा है यहाँ पे 4 और इधर लिखा है 5 तो इट मींस 4 लेस देन 5 है, तो इट मींस आंसर जो है वो ट्रू आएगा, और अगर नहीं तो फॉल्स आएगा। ये सारी हम अच्छी तरह इन चीज़ों को पहले जानते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि नॉट इक्वल टू, नॉट का ऑपरेटर है, जैसे नॉट ए, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड है हमारे पास, एंड जैसे यहाँ पे ए एंड बी लिखा गया है, तो इसका रिजल्ट कब ट्रू होता है, जब हमारे पास दो कंडीशंस हो अगर और वो दोनों ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है। इसी तरह और के अंदर क्या होता है कि हमारी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू जो है हम उसको कंसिडर करते हैं। और ये नॉट क्या करता है, ये उसकी निगेशन करता है, उसके उल्ट कर देता है किसी भी बात को। We need to execute a block, और समटाइम यहाँ क्या होता है कि हमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है व्हेन ए पार्टिकुलर कंडीशन इज मेट और नॉट मेट, कि अगर एक पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू हुई है तो हमें उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। समटाइम वो डिपेंड करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये काम हो जाए। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, कि उसकी बेस पे हम डिसीजन कर रहे होते हैं। As we are executing a certain code after making a decision in the program logic, for decision making in C++, we have 4 types of control statements or control structures which are as follows। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, 4 किस्म के कंट्रोल स्टेटमेंट जो या कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं। इनके अंदर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ है,
इफ एल्स है एंड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। अब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या हैं हमारे पास, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, या इनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। कि क्या होता है, इनके अंदर एक पार्टिकुलर जो है वो कंडीशन चेक होती है, उसके बाद डिसीजन होता है कि अगर वो कंडीशन मीट कर रही है तो ये एक्शन परफॉर्म हो, और अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रही तो देन ये वाला सेकंड जो है एक्शन वो परफॉर्म हो। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर या हम उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, इफ स्टेटमेंट। If statement consists of a condition followed by a statement or a set of statement as shown below। if statement में क्या होता है, सबसे पहले if statement में क्या होता है, if तो एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं वो पता है हमें कि इसके अंदर डिफाइंड वर्ड्स हैं, स्विच है, इफ है, एल्स है, इंट है, करेक्टर है, फ्लोट है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो इस कंपाइलर के अंदर या इस लैंग्वेज के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड है। वो जिस तरह से डिफाइंड होता है वो हमें एज इट इज उनको राइट करना होता है। अगर इफ के अंदर आई जो है वो स्मॉल लेटर है तो हमें स्मॉल ही लिखना होता है। इफ आई एफ तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज हमें लिखना होता है। तो इफ क्या है, ये एक कंडीशन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, जिसके बाद एक स्टेटमेंट होती है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है। जैसे कि इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है वो हमें ये नजर आ रहा है, ये देखिए कि सबसे पहले क्या है, इफ हमने राइट किया। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम अपनी कंडीशन दे सकते हैं। अब ये कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ये ऑपरेटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे जो हमने पढ़े हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। इनकी बिहाफ पे हम कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इफ के बाद हमेशा यहाँ पे हमने कोई ना कोई कंडीशन देनी होती है, और उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद जो एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद की स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट डिपेंड करता है। अब ये जो ब्रैकेट्स है, अगर तो हमने सिंगल स्टेटमेंट इफ के बाद हमने सिंगल स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करनी है तो सिंपल इफ के बाद हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे और वो चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स राइट करते हैं तो उसके लिए हम फिर ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और इनके अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, और वो उन सब का इफेक्ट, यानी अगर ये हुई है यहाँ पे तो इस इन ब्रैकेट्स के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट आगे एस डाला हुआ है, सिंगुलर के लिए भी ये है और प्लूरल के लिए भी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मोर देन वन स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ पैरेंथेसिस, जिसको हम इफ की बॉडी बोलते हैं, कि इफ की बॉडी है ये वाली, gets executed only when the given condition is true. If the condition is false, then the statements inside if body are completely ignored. अगर तो if के बाद यहाँ की कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, सपोज हमने यहाँ लिखा हुआ है n लेस देन 5 और n के अंदर हमने वैल्यू भेज दी है 2, तो इट मींस कंडीशन ट्रू हो रही है कि 2 तो लेस है 5 से। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो कंट्रोल है वो उसके अंदर आता है और वो वन बाय वन जो है इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाता है, किसी भी स्टेटमेंट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमने यह कंडीशन फॉल्स दे दी है, सपोज हमने दिया है n लेस देन 5 और n के अंदर हमने दे दिया वैल्यू 9, तो डेफिनेटली 9 इज नॉट लेस देन 5। तो क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर भी नहीं होगा, बल्कि वो इसको स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा, और इसकी जो एंडिंग ब्रैकेट है उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इस पूरी बॉडी को वो स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। इसी चीज को अगर हम एक डायग्राम से, इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम देखें, इसमें क्या होता है,
इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन वो चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड इनसाइड इफ बॉडी, तो इफ की बॉडी के अंदर जितना कोड होता है वो सारा एग्जीक्यूट होता है, और जब बॉडी यहाँ खत्म होती है उसके बाद वाला कोड फिर वो भी एग्जीक्यूट होता है, कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट। पहले कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल हमारा उस इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उस बॉडी से एग्जिट करेगा और उस बॉडी के नीचे जितनी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट करेगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ पे इफ के बाद इफ जहाँ पे लगाते हैं वहां पे जब हम कंडीशन चेक होगी, अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, कंट्रोल इधर नहीं जाएगा, यहाँ क्रॉस लग जाएगा, इधर नहीं जाएगा कंट्रोल, यानी जो कंप्लीट उसकी ये बॉडी के अंदर कोड है वो तो सारा इग्नोर हो गया, स्किप हो गया। डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ जाएगा, कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के बाद वाला जो कोड है वो सिर्फ उसको चलाएगा। यही बात अभी दोबारा यहाँ से अगर देखें तो इफ के बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेंगी और फिर उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स भी चलेंगी, और अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, ये सारी स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाएंगी, बट उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, करेंगे आप खुद। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सब लोग इस वक्त लैपटॉप जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक साइड में आपको एग्जांपल दिखानी है, डिस्कस करनी है, फौरन फिर मैंने इसको बंद कर देना है, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। देखें एग्जांपल आ गया हमारे पास, वही चीज़ें आपको ऑलरेडी जो आइडिया है। सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लिया हमने इक्वल टू 70, हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और उसके अंदर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 70 से, मीन के नम जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू चलेगी। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ नम लेस देन 100 है तो आउटपुट आए ये वाली कि नंबर इज लेस देन 100। इफ दूसरी कंडीशन, अब एक कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई, हम ये कर रहे थे इफ स्टेटमेंट का क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सिंपल है, समझ सबको ही आ गया, तो इसमें ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप क्लास में पढ़ के। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ मैं जी इस वक्त, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज के अंदर दूसरी चीज रख दी जाए, अगर एक बॉक्स है उसके अंदर दूसरा छोटा बॉक्स रख दिया जाए, उसके अंदर फर्दर एक थर्ड बॉक्स रख दिया जाए, तो वो चीजें एक दूसरे के अंदर नेस्टेड हो रही हैं, एक के अंदर दूसरी चीज रखी जा रही है। तो इफ स्टेटमेंट सिंपल तो हम समझ चुके हैं। उसके बाद नेस्टेड इफ में क्या होता है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट है और उसकी बॉडी के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट लगा दी जाए, दूसरी इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर थर्ड इफ स्टेटमेंट लगा दी जाए, एंड सो ऑन, तो उसको क्या हम बोलते हैं कि वो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन होती है वो कैसे होती है कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट इफ स्टेटमेंट है उसकी जो कंडीशन है वो चेक की जाती है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कंट्रोल उसकी बॉडी के अंदर आएगा, कंडीशन सबसे आउटर कंडीशन जो है उसकी बॉडी के अंदर आएगा, उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स, और अगर उनके अंदर फिर फर्दर दूसरी इफ कंडीशन है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी देखते हैं कि when there is an if statement inside an other if statement then it is called nested if statement। सिंटैक्स क्या होता है, if देन उसके बाद कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ पे लगी और ये देखें यहाँ से यहाँ तक उसकी बॉडी है, जो आउटर मोस्ट इफ कंडीशन है उसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमें पता है कि वो एग्जीक्यूट होनी है। अब सपोज एक स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो गई, या दो स्टेटमेंट्स थे, यहाँ के नीचे भी एक स्टेटमेंट वो भी एग्जीक्यूट हो गई, थर्ड नंबर पे आके यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगी हुई है। अब इफ कंडीशन ये वाली जो है इफ कंडीशन ये चेक की जाएगी, अगर इसकी कंडीशन भी ट्रू होती है तो कंट्रोल क्या है फर्दर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब कंट्रोल इसके अंदर आएगा तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, करते करते यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से एग्जिट करेगा
और फिर अगर कुछ रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इसकी कुछ आउटर इफ की कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं तो पहले उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसी तरह ये आउटर मोस्ट इफ की बॉडी से भी बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इफ स्टेटमेंट, सॉरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है उसकी एग्जीक्यूशन इस तरह से होती है हमारे पास। ठीक है जी, तो इसकी सिर्फ हमें जो है सिंटैक्स याद रखना है, हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए और सेकंड क्या है कि हमें इसकी एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि एग्जीक्यूशन होती कैसे है। कि अब सबसे पहले क्या होगा, अगर फर्ज करें कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो ट्रू है बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कंडीशन जो है ये ट्रू है और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो क्या ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी? मुझे मैसेज करके बताएं। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू है बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स बनती है तो क्या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी?